जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलतागंज पे। आज के प्रैक्टिस सेट का आपका पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई धन 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। तो देखिए, ये साधारण ब्याज का प्रश्न है। कह रहा है कि कोई धन 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। तो सबसे पहले इसे हम ऐसे साधारण तरीके से करेंगे। मान लीजिए आपने किसी बैंक में 1 रुपये जमा किया है और 1 रुपये में 3 गुना यानी 3 रुपये हो गया। और कितने वर्ष यहाँ पर लग गए, तो आप कहोगे सर 4 वर्ष लग गए। तो आप कह सकते हो कि हमने बैंक में सर 1 रुपये जमा किया था और ये 3 रुपये होने में 4 वर्ष लग गए, यानी यहाँ पर हमें जो ब्याज मिला वो कितना मिल गया, 2 रुपये मिल गया। 2 रुपये ब्याज कमाने के लिए आपको कितना वर्ष लग गया, 4 वर्ष। यानी कि 4 वर्षों में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये का ब्याज मिला है। अब कह रहा है कि वह कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगी। यानी 1 रुपये जो जमा किया है उसने, उसको कितना रुपये करना है, 7 रुपये करना है। 7 गुनी करनी है यानी 7 रुपये। यानी यहाँ से अगर हम ब्याज की बात करें तो ब्याज कितने रुपये हमें कमाना है, 6 रुपये। तो अभी आपको हमने बताया कि 4 वर्षों में अगर 2 रुपये कमाते हैं तो 6 कमाने के लिए, तो देखिए ये 4 वर्षों में अगर 2 रुपये कमाया है, इसका मतलब 4 रुपये कमाने के लिए 8 वर्ष लग जाएंगे और 6 रुपये कमाने के लिए कितने लग जाएगा, 12 वर्ष लग जाएंगे। तो यहाँ से हम ऐसे भी कह सकते थे कि 2 रुपये कमाने के लिए हमें 4 वर्ष लग गए और हमें कमाना कितना है, 6 रुपये। यानी इसका 3 से गुणा कर देंगे तो ये 6 रुपये हमारा ब्याज हो जाएगा। इधर भी 3 से गुणा करोगे तो कितना वर्ष लग जाएगा, 12 वर्ष लग जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं, किसी भी ट्रिक के बिना। और अगर आप इसको ट्रिक से करना चाहते हैं तो देखिए, इसके लिए ट्रिक होती है N1 - 1 बटे T1 बराबर N2 - 1 बटे T2। तो देखो यहाँ पर n का मान कितना दे रखा है, पहले 3 गुना, तो 3 में से 1 माइनस करो। और T1 कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। N2 कितना दे रखा है, 7 - 1 बटे T2। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 2 बटे 4 बराबर 6 बटे T2। T2 का मान बताना है कि कितना समय लगेगा, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो T2 बराबर कितना जाएगा, 6 दूनी 12 वर्ष। यानी कि इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और इस तरीके से भी साधारण तरीके से कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने बैंक में 1 रुपये जमा किया और 3 गुना यानी 3 रुपये होने में उसे सिंपल सा 4 वर्ष लग गए। यहाँ से हमें पता चला कि केवल हमें 2 रुपये ही हमने ब्याज प्राप्त किया है। और कह रहा है 7 गुना होने में, यानी हमें 6 रुपये ब्याज की प्राप्ति करनी है। तो 2 रुपये ब्याज कमाने में अगर 4 वर्ष लग जाते हैं तो 6 रुपये ब्याज कमाने में, यानी 2 का 3 गुना, तो 4 का 3 गुना कितना वर्ष हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। तो ये साधारण सा क्वेश्चन था। इस तरीके से आप कर सकते हैं, कम से कम समय में आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी अगर आप ट्रिक से करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपका, किसी संख्या के 30% में 30 घटाने पर 30 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक संख्या है और इसी संख्या में 30% में 30 घटाने पर 30 प्राप्त होता है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, एक संख्या मान लेनी है x, और x कह रहा है किसी संख्या के 30% में, यानी x का 30%, यहाँ से हम x का 30% निकालेंगे तो ये आ जाएगा। कह रहा है x के 30% में 30 घटाने पर, यानी इसमें से अगर 30 घटा दिया जाए तो यह संख्या जो प्राप्त होती है वो किसके बराबर प्राप्त होती है, 30 के बराबर प्राप्त होती है। तो कह रहा है वह संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में वह संख्या का मतलब आपको x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से इसे थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, 0 से 0 काट लेते हैं। ये कितना जाएगा, 3x/10 माइनस का 30 और बराबर कितना, 30। तो देखो 3x/10 और ये 30 जब आपका उस तरफ जाएगा तो जुड़ जाएगा 30 और प्लस कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इस तरीके से कर लेंगे, 3x/10 बराबर 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखो 3 से हम काट सकते हैं, यहाँ पर कितना जाएगा 20, और x बराबर 20 का 10 से गुणा करेंगे, 20 × 10, ये जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, 200 आ जाएगी। तो यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ए ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्या करना है, जब भी इस तरीके के संख्याओं पर आधारित प्रश्न आए तो आपको सिंपल सा उस संख्या को x मान लेना है। अब कह रहा है संख्या के 30%, यानी x का अगर 30% निकालेंगे 30/100 हो जाएगा। में 30 घटाने पर, हम इस संख्या का हमने 30% निकाला, जो भी आएगा उसमें से 30 घटा दिया और कह रहा है यह 30 प्राप्त होता है। तो हमने बराबर में क्या लिख लिया, 30 लिख लिया। अब ये आपकी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का मान बताना था और यही आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये प्रश्न आपका LCM HCF का है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका जो मासा है HCF है वो 4 है।
तो इनका एलसीएम क्या होगा। तो देखिए जब इस तरीके से आपको किन्हीं दो संख्याओं का रेशियो दे रखा हो 3:4 और आपको एचसीएफ दे रखा हो, क्या दे रखा हो, एचसीएफ दे रखा हो, और अगर आपसे एलसीएम की बात करी जाए, आपसे एलसीएम पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इन दोनों रेशियो का आपस में गुणा कर देना है, यानी 3 × 4 कर देना है, और जो भी आपको एचसीएफ दे रखा है उससे भी गुणा कर देना है। यानी इसका जवाब होगा 4×3 = 12 और 12 का 4 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 12×4 = 48। यानी जो ऑप्शन सी इसका है वो बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा, ऐसा हमने क्यों किया, इसलिए किया कि आप सब जानते हो अगर हम रेशियो की बात करें, अगर हम ये रेशियो लिख लिया, तो अगर हम संख्याओं की बात करें तो आप सब जानते हो रेशियो जो होता है वो किसी संख्या की वैल्यू नहीं होती है, ये किसी संख्या का मल्टीपल्स होता है। यानी इसके साथ में अगर संख्या की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, एक कोई संख्या होगी साथ में गुणा होगा, और यहाँ क्या होगा, यहाँ भी एक कोई संख्या होगी जिससे साथ में गुणा होगा। यानी हम मान सकते हैं कॉमन संख्या से गुणा होता है, और ये कॉमन संख्या क्या हो सकती है, ये बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, यही इस संख्या का एचसीएफ होता है। यानी कि अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, यानी बड़ी से बड़ी संख्या से अगर हम गुणा कर सकते हैं, जो बड़े से बड़ा फैक्टर हो सकता है वही इसका एचसीएफ होगा। यानी एचसीएफ कितना दे रखा है, 4, तो इसको मतलब इस संख्या की बात करें तो ये हो जाएगी 3×4 = 12, और इधर का संख्या की बात करें तो 4×4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये 12 और 16 दो संख्याएं हो जाएंगी। अब इन दो संख्याओं का आप एलसीएम निकाल सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। और आप यहाँ से भी कर सकते हैं, 12 और 16 का जो एलसीएम होता है वो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। और बाकी आप एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, दोनों संख्याओं का आपस में गुणा बराबर एलसीएम और एचसीएफ का गुणा। तो इस ट्रिक से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये प्रश्न आपका संख्याओं से रिलेटेड है। कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 40 है, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 3 क्रमागत संख्या यानी लगातार 3 संख्याएं, इस तरीके से अगर हम 3 संख्याएं मान लेते हैं, कह रहा है इन सभी का योग, यानी इन सभी को अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, योग 90 आ जाएगा। कह रहा है इसमें सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए जब लगातार संख्याएँ हैं तो हम क्या है, इनका औसत निकाल सकते हैं। क्यों औसत निकाल सकते हैं, अगर औसत निकाल लेते तो हमें बीच वाली संख्या क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी। तो अब औसत निकालना है तो औसत का फॉर्मूला आप सब जानते हो, इन संख्याओं का योग यानी 90 बटे कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं, 3 से भाग कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 30। यानी यहाँ से पता चला कि जो बीच वाली संख्या होगी औसत वो 30 हो जाएगी। अब ये संख्याएं क्रमागत संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं हैं, तो अब इसके बाद अगला नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर अगला नंबर 31 हो जाएगा, और इससे पहले क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है कि जो सबसे छोटी संख्या है और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा, तो आप यहाँ सीधे सीधे अंतर कर दीजिए, 31 में से 29 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप कर सकते हैं। कभी भी आपको इस क्वेश्चन के लिए या ऐसे क्वेश्चंस के लिए कभी एक्स नहीं मानना है। अगर लगातार संख्याओं की बात करें तो आप सबसे पहले उनका औसत निकालिए, और औसत जो होता है उन लगातार संख्याओं में बीच वाली संख्या होती है। और अगर आपको कोई एक संख्या पता चल जाती है यानी बीच वाली संख्या पता चल जाती है तो आप आसानी से उससे आगे यानी उससे बड़ी संख्या और उससे पीछे यानी उससे छोटी संख्या आप प्राप्त कर ले जाएंगे, और जैसा भी आपसे पूछा जाएगा उसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये प्रश्न है, एक संख्या का 25% 300 के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए कभी भी अगर हम किसी नंबर्स की बात करते हैं, किसी संख्या की बात करते हैं, तो वो संख्या हमेशा अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। अब कह रहा है इसका 25%, यानी अगर हम 25% की बात करें इस संख्या का, ये 100% संख्या है और इस संख्या का 25% जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 300 दे रखा है। अब कह रहा है 100% की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से आप क्या करना है, 25% की वैल्यू दे रखा है और सीधे 100% निकालना है। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 300 बटे 25 हो जाएगा भाई, 1% की वैल्यू आ जाएगी, और 100% निकालने के लिए इसे 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4×3 = 12।
यानी जो 100% की वैल्यू आ जाएगी वो दोस्तों हो जाएगी 1200 रुपये। यानी इस संख्या की जो वैल्यू हो जाएगी 100% वो 1200 हो जाएगी। यानी कि इसका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं बिना एक्स माने हुए। क्या करना है, सीधे सीधे आपको 25% की वैल्यू 300 दे रखी है और 100% ऐसे भी कर सकते थे। 25% यानी 1/4 होता है, 1/4 होता है। तो 1/4 अगर 300 है तो आधा कितना हो जाएगा 600 और कंप्लीट संख्या कितनी हो जाएगी 1200 हो जाएगी। तो आप इसे बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते थे। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का है दोस्तों, ये रेशियो का क्वेश्चन है। कह रहा है ए और बी का जो अनुपात है वो दे रखा है 2:4, बी और सी का अनुपात दे रखा है 6:3, सी और डी का दे रखा है 3:5। कह रहा है ए अनुपात डी का मान। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ए अनुपात बी कितना दे रखा है 2:4, बी अनुपात सी कितना दे रखा है 6:3 दे रखा है और सी अनुपात डी कितना दे रखा है 3:5 दे रखा है। तो आपको जब भी इस तरीके से कहे कि ए अनुपात डी की वैल्यू क्या हुई, आप इन सबको आपस में गुणा करो। अच्छा, आपस में गुणा करते हैं तो क्या होता है, देखो ये बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, बचेगा क्या आपका ए अनुपात डी। यानी जब हमने आपस में गुणा किया तो बी से बी और सी से सी कैंसिल हो गया। यहाँ पर गुणा कर देना है आपको, 6 दूनी 12 और 12 तियाँ कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। और यहाँ कितना 4 तियाँ 12 और 12 पंजे कितना आ जाएगा 60। अब देखिए ये आपका आ गया। अब इसमें जो भी कॉमन है उसे आप काट दीजिए। क्या कॉमन है, 12 से कट जाएगा, 12 तियाँ 36 और 12 पंजे 60। यानी जो अनुपात हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 3:5 आ जाएगा। यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो देखिए हमने इसको आपस में गुणा क्यों किया, ये चीज़ शायद आपको भी नहीं समझ में आई होगी। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए अनुपात बी का मतलब ए बटे बी और बी अनुपात सी का मतलब बी बटे सी और सी अनुपात डी का मतलब क्या है सी बटे डी। इनका अगर हम आपस में जब इस तरीके से गुणा करेंगे, देखिए बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, जो आपका बचेगा वो कितना बचेगा ए अनुपात डी। इसीलिए हमें क्या करना होता है, इन सभी रेशियो का आपस में गुणा कर दिया जाता है, जिससे हमारा ए अनुपात डी की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। और बाकी दूसरा तरीका आपका ये भी है कि आप सीधे सीधे ए बी सी और डी रेशियो का मान निकाल लेते, जो ए की और डी की वैल्यू आती वही आपके इस क्वेश्चन का जवाब होता। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 30 है तथा योग 40 है। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 30 है तथा योग 40 है, तो पहली संख्या क्या होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, कई बार पहली संख्या और दूसरी संख्या पूछता है और कई बार छोटी संख्या और बड़ी संख्या पूछता है। तो देखिए अगर आप एक्स वाई मानकर करते हैं तो आपको क्या करना होगा, एक्स प्लस वाई, यही तो कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है 40 और कह रहा है दो संख्याओं का अंतर यानी एक्स माइनस वाई कितना दे रखा है 30 दे रखा है। तो यहाँ से क्या होता है, दो इक्वेशन बनती है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप x और y का मान निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जोड़ोगे, y से y कट जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा 40 और 30 70। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 35 आ जाएगा। 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब ये पहली संख्या है कि दूसरी संख्या है, ये डिसाइड करना थोड़ा सा कठिन होता है यहाँ से। अब पहली संख्या का मतलब ये है कि जब दो संख्याओं का अंतर 30 कह रहा है, इसका मतलब पहली संख्या का मतलब है कि वो बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको दूसरा एक तरीका हम आपको बता रहे हैं, जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा हो, योग दे रखा है कितना 40 और अंतर कितना दे रखा है 30, तो जब भी आपसे पहली संख्या या बड़ी संख्या निकालने के लिए कहे तो आप इन दोनों का योग करके आधा कर दो। 40 और 30 कितना हो जाएगा 70 और 70 का आधा कितना हो जाएगा 35। तो ये जो निकल कर आता है 35, ये बड़ी संख्या होती है। क्या होती है, बड़ी संख्या इसे कह सकते हैं, या हम पहली संख्या भी इसे कह सकते हैं। पहली संख्या इसलिए कहते हैं क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी वाली संख्या को हमेशा घटाया जाता है, तो बड़ी संख्या ही आपकी पहली संख्या होती है। और अगर आपसे छोटी संख्या निकालने के लिए कह दें कि छोटी संख्या क्या होगी, तो आपको सिंपल सा क्या कर देना है, इन दोनों का अंतर कर देना है। 40 में से 30 गया तो आप कहेंगे 10 आएगा और 10 का आधा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5 हो जाएगा। तो ये छोटी संख्या कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। आप सब जानते हो दोनों का योग 35 और 5 40 और दोनों का अंतर कितना 30। तो इस तरीके से आप छोटी संख्या निकालनी हो तो अंतर करके आधा कर दो, और जब बड़ी संख्या निकालनी हो तो दोनों का योग करके आधा कर दो। तो आपको ये इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। और बार बार दो चीज़ें, जैसे यहाँ x का मान निकाला है, अब ये क्लियर नहीं हो रहा था कि ये बड़ी संख्या, ये पहली संख्या है दूसरी संख्या है, तो यहाँ पर आपको y का मान भी निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको इसको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप करना सीधे से, दोनों का योग करके आधा करोगे बड़ी संख्या और दोनों का अंतर करके आधा करोगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। अगला प्रश्न है प्रतिशत का, कह रहा है कि 12 पेंसिल का क्रय मूल्य 10 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है।
तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारी कन्फ्यूजन बनी रहती है कि कह रहा है कि 12 पेंसिल का क्रय मूल्य 10 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें आपको कोई ट्रिक हम नहीं बताएंगे, सीधे से आपको क्या करना है, जैसा कहा गया है वैसा आपको यहाँ पर नोट करना है। कह रहा है 12 पेंसिल का क्रय मूल्य यानी 12 का सीपी बराबर है किसके, 10 पेंसिल के विक्रय मूल्य के, यानी 10 पेंसिल के एसपी के बराबर है। सिंपल सा उसने आपको क्वेश्चन में ये कह रखा है कि 12 का क्रय मूल्य यानी 12 वस्तुओं का सीपी बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेना है, या सीपी और एसपी की वैल्यू निकालेंगे। देखो एसपी इधर गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, इसी तरीके से 12 इस तरफ गुणा में है, जब इस तरफ आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चला कि सीपी 10 रुपये है, एसपी कितना रुपये, 12 रुपये। अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो सिंपल सा प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 10 रुपये की वस्तु आपने खरीदा, 12 रुपये की बेचा, यानी 2 रुपये का लाभ हुआ। और लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, यानी 10 रुपये पर लाभ होगा। तो जब लाभ क्रय मूल्य पर होता है तो हमेशा हम नीचे क्या रखते हैं, क्रय मूल्य रखते हैं। प्रतिशत में वैल्यू बतानी है तो 100 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा। तो यहाँ देखो 0 से 0 काट देंगे तो ये कितना लाभ हो जाएगा, 20%। तो ये सबसे आसान तरीका है, कभी भी जीवन में कन्फ्यूजन नहीं होगी। जैसा भी आपसे कहे वैसा आप यहाँ पर लिख लीजिए। लिखने के बाद यहाँ से सीपी और एसपी की वैल्यू पता चल जाती है और यहाँ से हम डिसाइड भी कर सकते हैं कि लाभ होगा कि हानि होगी। कई बार प्रश्न में वो लाभ और हानि क्लियर नहीं करता है, आपसे कहता है लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, यानी अगर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत बताइए और अगर हानि होती है तो हानि प्रतिशत बताइए। तो इस तरीके से आपको एक इक्वेशन बनानी है, सीधा सीधा आपको जवाब मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, क्रय मूल्य के साथ जो वैल्यू दे रखी होती है वो उसका विक्रय मूल्य होती है, जैसे देखो यहाँ पर निकाला हमने। और जो हमने विक्रय मूल्य के साथ जैसे वैल्यू दे रखी है 10, यानी वो उसका क्या है, क्रय मूल्य है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा होता है, तो ये आप चीज़ याद नहीं कर सकते, तो सीधे सीधे आपको ऐसे लिखना है जैसे प्रश्न में कहा जाए। उसके बाद यहाँ से सीपी और एसपी की वैल्यू पता चल जाएगी और आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपका है, अगला प्रश्न आपका है, कह रहा है एक्स स्टार वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्टार 2 प्लस 4 स्टार 3 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये स्टार दे रखा है, ये मैथ का क्वेश्चन है। हालांकि इसने स्टार से एक चीज़ को कोड कर रखा है। क्या कोड कर रखा है, अगर दो संख्याओं के बीच में स्टार लगा हुआ है, यानी एक्स और वाई के बीच में स्टार लगा हुआ है, तो स्टार का मतलब है पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। ये होता है इस क्वेश्चन का मतलब। ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो क्या करना है, सीधे सीधे आपको ध्यान देना है, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, यानी जब 3 और 2 के बीच में स्टार लगा हुआ है इस तरीके से 2, ये लिखा हुआ है 4 स्टार 3। तो क्या करना है आपको, स्टार के जो मैंने बताया किस चीज़ से कोड किया, यानी पहली संख्या का वर्ग, तो यहाँ पर करना है आपको 3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। ये हो गया पहले वाले स्टार का मतलब। बाद में कह रहा है 4 और 3 के बीच में स्टार लगा, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये है स्टार का मतलब। तो यहाँ से 3 तिया 9 माइनस 4 और बीच में प्लस का निशान है, प्लस का लगा लीजिए। 4 चौके 16 माइनस 9, 9 में से 4 गया 5 आ जाएगा और 16 में से 9 गया कितना बचेगा। तो आप कहेंगे सर 9 6 7 कितना आ जाएगा, 7 और 5 12, यानी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो 12 होगा। तो इस तरीके से जब भी मैथ में क्वेश्चन आए तो समझिएगा कि एक प्रकार से ये कोडिंग की गई है। इस कोडिंग के माध्यम से आपको इसको सॉल्व करना होता है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपके आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 396 है तथा उनका जो मासा है एचसीएफ है वो 12 है। यदि एक संख्या 36 हो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर क्या करना है समझिएगा, कह रहा है दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना दे रखा है 396 और मासा एचसीएफ कितना दे रखा है 12 दे रखा है। कह रहा है एक संख्या 36 है दूसरी संख्या क्या होगी। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एचसीएफ जो होता है वो आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो अगर हम इस संख्या की बात करें तो दोनों संख्याओं का जो भी कॉमन होगा वो 12 होगा, उसके बाद जो संख्या होगी उनका आपस में गुणा होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो संख्या है 12 का भाई कॉमन अगर है, मासा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी जो भी संख्या होगी वो 12 से कटने वाली होगी। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा जब 12 से हमने देखा तो 36 कट रही है। तो अब आपका जो भी विकल्प होगा वो वही विकल्प सही होगा जो 12 से कट रहा होगा। तो आप इस तरीके से ऑप्शन से भी कर सकते हैं, हो सकता है एक ही ऑप्शन हो आपका ऐसा जो 12 से कट रहा हो। तो हमने देखा 175 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12 और 5 17 नहीं कटने वाला है, ये भी 12 एकम 12 ये भी नहीं कटेगा, ये वाला भी नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन डी
12 एकम 12, 12 एकम 12, यानी ऑप्शन डी आपका कट जाएगा, तो यही इसका सही जवाब होगा। और बाकी आपको जो तरीका है वो तरीका ये होता है कि इसमें एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का आपस में गुणा करते हैं, बराबर जो भी एलसीएम आता है इन संख्याओं का वो और एचसीएफ का आपस में गुणा कर देते हैं। तो पहली संख्या की बात करें तो पहली संख्या 36 दे रखी है, दूसरी संख्या नहीं पता है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। एलसीएम कितना दे रखा है 396 और एचसीएफ कितना दे रखा है 12। अब इसे देखो 12 से काट देते हैं, 12 तियाँ 36, ठीक है। और उसके बाद 3 से काटते हैं इसको, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी दूसरी संख्या की जो वैल्यू आ जाएगी वो 132 आ जाएगी। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप इस क्वेश्चन का जवाब बहुत कम समय में दे सकते हैं। तो साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं तक। अगले प्रैक्टिस के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और चैनल पर अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।